अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको वो मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है काम हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खासकर चूंकि कंपनी का मुद्दा बार बार आता है तो वहां पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व है और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूंकि अब बीडीओ सीओ की बात अगर करते हैं तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे। और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठाकर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटे। तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार, जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है। और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की जो रणनीतियां हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक जिले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। केस हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, पर अब आप उस तरह उनके साथ नहीं रहते हैं। मतलब आप पीछे से बैक सपोर्ट भले आप रहते होंगे, पर आप साथ नहीं रहते। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रहे जैसे पहले रहते थे, पर स्टूडेंट्स की नजर में अब आप थोड़ा सा निराश उनको करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे ही आंदोलन किए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये हमें उम्मीद नहीं थी भावना जी कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, हमें, और सॉरी भाव्या जी, माफी चाहेंगे, हमें ये कभी आभास नहीं था कि हम कभी हजारीबाग से भाव्या जी आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। हम एक साधारण सा छात्र थे। हमने उम्मीद किया था कि धनबाद बोकारो तक ये आंदोलन सीमित रहेगा। मुख्य एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ, भाषा का विषय विवाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पहचान बनी, हमारे जो स्टैंड हुए और हमारी सबसे बात जो हमारी निर्भीक क्षमता जो दिखी पब्लिक के सामने, धीरे धीरे हमारा कंपनी में एंट्री हुआ, धीरे धीरे विस्थापित मुद्दों में एंट्री हुआ। तो उससे क्या था कि छात्र आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दे जिससे झारखंड आज शोषित है वो हमारे साथ जुड़ते गए और जुड़ते गए। बाकायदा उन पर भी मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, रिजल्ट भी मैंने दिया। आज लगभग 30 की संख्या में मैंने मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम किया, जो एक विधायक सांसद अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। तो ये चीजें कहां से हुई? ना हिम्मत के कारण हुई। और हिम्मत कहां से मिली? ना पब्लिक साथ में आई। पब्लिक साथ में क्यों आई? ना हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारी विचारधारा में कोई दाग नहीं था, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आई। लगभग मैंने 500-600 की संख्या में बहुत सारे लोगों को नियोजन में लगाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। अब अगर आप पूरी तरह से कहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम संवैधानिक पद पर नहीं है और हर काम को आप बोलेगा कि हैंडल कर दें सिचुएशन में। देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है जनता ही एक्सपेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हमने भी ये चीज सुना था कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हाल ही फिलहाल रांची में काफी देर तक चर्चा परिचर्चा हुई रांची के छात्रावास में। हम जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हॉस्टल जरूर जाते हैं, वहाँ के छात्रों से वार्तालाप करते हैं। हाँ, ये और है कि समय
अब सबको देना पड़ता है। जैसे एक दायरा होता है, जब एक लड़का जब बैचलर होता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब वो विवाहित हो जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे पत्नी, उनके ससुराल वाले जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम एक छात्र आंदोलन के रूप में थे तो हमारा फोकस छात्र था, हम सिर्फ छात्रों पर ही हम केंद्र बिंदु के तौर पे रहते थे। लेकिन अब हम लोग मजदूर पे बात करने लगे और प्रत्येक 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है जहां हमें 2 दिन 3 दिन धरने पर बैठना पड़ता है। अभी देखिए FCI में धरना चल रहा है, अभी आप देखिए आपका इलेक्ट्रो स्टील में धरना चल रहा है, बहुत सारे कोलियरी में धरना चल रहा है। तो वो क्या है, मजदूरों के मसले हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दायरा बढ़ा तो बहुत सारे और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़े। तो जब मुद्दे बहुत सारे जुड़े तो जाहिर सी बात जो मेरा पहला मुद्दा था उसी का ना समय यहाँ गया, तो वो चीजें हाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुद्दे के साथ भी हम लोग हैं। अच्छा, अभी JSSC सीजल का डेट पोस्टपोन हुआ है और एक धांधली का आप सुने भी होंगे, धांधली का जो पूरा मैटर उठा था, आप उस बारे में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर वो लोग बैठे थे कि एक मैसेज आपके जरिए जरूर आएगा। आप अभी क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है, आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी करें और जहाँ जो परिणाम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने। इससे आपका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4-4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप का फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ, आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन, हारी हुई टीम का कैप्टन। तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है काम हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खासकर चूंकि कंपनी का मुद्दा बार बार आता है तो वहां पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व है और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूंकि अब BDO CO की बात करते हैं तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे, और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठाकर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटे, तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है, और चुनाव को लेकर
कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे की जो रणनीतियां हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक जिले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है, और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। केस हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, पर अब आप उस तरह उनके साथ नहीं रहते हैं। मतलब आप पीछे से बैक सपोर्ट भले आप रहते होंगे, पर आप साथ नहीं रहते। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रहे जैसे पहले रहते थे, पर स्टूडेंट्स की नजर में अब आप थोड़ा सा निराश उनको करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे ही आंदोलन किए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये हमें उम्मीद नहीं थी भावना जी कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, भाव्या जी माफी चाहेंगे, हमें ये कभी आभास नहीं था कि हम कभी हजारीबाग से भाव्या जी आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। हम एक साधारण सा छात्र थे। हमने उम्मीद किया था कि धनबाद बोकारो तक ये आंदोलन सीमित रहेगा। मुख्य एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ, भाषा का विषय विवाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पहचान बनी, हमारे जो स्टैंड हुए, और हमारी सबसे बात जो हमारी निर्भीक क्षमता जो दिखी पब्लिक के सामने, धीरे धीरे हमारा कंपनी में एंट्री हुआ, धीरे धीरे विस्थापित मुद्दों में एंट्री हुआ। तो उससे क्या था कि छात्र आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दे जिससे झारखंड आज शोषित थे वो हमारे साथ जुड़ते गए, और जुड़ते गए। बाकायदा उन पर भी मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, रिजल्ट भी मैंने दिया। आज लगभग 30 की संख्या में मैंने मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम किया, जो एक विधायक सांसद अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। तो ये चीजें कहां से हुई? ना हिम्मत के कारण हुई, और हिम्मत कहां से मिली? ना पब्लिक साथ में आई। पब्लिक साथ में क्यों आई? ना हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारी विचारधारा में कोई दाग नहीं था, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आई। लगभग मैंने 500-600 की संख्या में बहुत सारे लोगों को नियोजन में लगाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। अब अगर आप पूरी तरह से कहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम संवैधानिक पद पर नहीं है, और हर काम को आप बोलेगा कि हैंडल कर दें सिचुएशन में। देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है जनता ही एक्सपेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हमने भी ये जो सुना था कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हाल ही फिलहाल रांची में काफी देर तक चर्चा परिचर्चा हुई रांची के छात्रावास में। हम जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हॉस्टल जरूर जाते हैं, वहाँ के छात्रों से वार्तालाप करते हैं। हाँ, ये और है कि समय अब सबको देना पड़ता है। जैसे एक दायरा होता है, जब एक लड़का जब बैचलर होता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब वो विवाहित हो जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे पत्नी, उनके ससुराल वाले जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम एक छात्र आंदोलन के रूप में थे तो हमारा फोकस छात्र था, हम सिर्फ छात्रों पर ही हम केंद्र बिंदु के तरफ पे रहते थे। लेकिन अब हम लोग मजदूर पे बात करने लगे, और प्रत्येक 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है जहां हमें 2 दिन 3 दिन धरने पर बैठना पड़ता है। अभी देखिए FCI में धरना चल रहा है, अभी आप देखिए आपका इलेक्ट्रो स्टील में धरना चल रहा है, बहुत सारे कोलियरी में धरना चल रहा है। तो वो क्या है? मजदूरों के मसले हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दायरा बढ़ा तो बहुत सारे और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़े। तो जब मुद्दे बहुत सारे जुड़े तो जाहिर सी बात जो मेरा पहला मुद्दा था उसी का ना समय यहाँ गया, तो वो चीजें हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुद्दे के साथ भी हम लोग हैं। अच्छा, अभी JSSC सीजल का डेट पोस्टपोन हुआ है, और एक धांधली का आप सुने भी होंगे, धांधली का जो पूरा मैटर उठा था, आप उस बारे में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर वो लोग बैठे थे कि एक मैसेज आपके जरिए जरूर आएगा। आप अभी क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है, आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी करें, और जहाँ जो परिणाम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने। इससे आपका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप को फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा, और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ। आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन? हारी हुई टीम का कैप्टन।
तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है काम हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खास कर चुकी कंपनी का मुद्दा बार बार आता है, तो वहां पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व है और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूंकि अब बीडीओ सीओ की बात करते हैं, तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे, और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठाकर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटे, तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है, और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे की जो रणनीतियां हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक जिले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है, और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। केस हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, पर अब आप उस तरह उनके साथ नहीं रहते हैं। मतलब आप पीछे से बैक सपोर्ट भले आप रहते होंगे, पर आप साथ नहीं रहते। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रहे जैसे पहले रहते थे, पर स्टूडेंट्स की नजर में अब आप थोड़ा सा निराश उनको करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे ही आंदोलन किए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये हमें उम्मीद नहीं थी भावना जी कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, हमें, और सॉरी भाव्या जी, माफी चाहेंगे, हमें ये कभी आभास नहीं था कि हम कभी हजारीबाग से भाव्या जी आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। हम एक साधारण सा छात्र थे। हमने उम्मीद किया था कि धनबाद बोकारो तक ये आंदोलन सीमित रहेगा। मुख्य एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ, भाषा का विषय विवाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पहचान बनी, हमारे जो स्टैंड हुए, और हमारे सबसे बात जो हमारी निर्भीक क्षमता जो दिखी पब्लिक के सामने, धीरे धीरे हमारा कंपनी में एंट्री हुआ, धीरे धीरे विस्थापित मुद्दों में एंट्री हुआ। उससे क्या था कि छात्र आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दे जिससे झारखंड आज शोषित थे वो हमारे साथ जुड़ते गए, और जुड़ते गए। बाकायदा उन पर भी मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, रिजल्ट भी मैंने दिया। आज लगभग 30 की संख्या में मैंने मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम किया, जो एक विधायक सांसद अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। तो ये चीजें
कहाँ से हुई? ना हिम्मत के कारण हुई। और हिम्मत कहाँ से मिली? ना पब्लिक साथ में आई। पब्लिक साथ में क्यों आई? ना हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारी विचारधारा में कोई दाग नहीं था, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आई। लगभग मैंने 500-600 की संख्या में बहुत सारे लोगों को नियोजन में लगाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। अब अगर आप पूरी तरह से कहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम संवैधानिक पद पर नहीं है और हर काम को आप बोलेगा कि हैंडल कर दें सिचुएशन में। देखिए हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है जनता ही एक्सपेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हमने भी ये जो सुना था कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो गए, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते। देखिए ऐसा नहीं है, हाल ही फिलहाल रांची में काफी देर तक चर्चा परिचर्चा हुई रांची के छात्रावास में। हम जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हॉस्टल जरूर जाते हैं, वहाँ के छात्रों से वार्तालाप करते हैं। हाँ ये और है कि समय अब सबको देना पड़ता है। जैसे एक दायरा होता है, जब एक लड़का जब बैचलर होता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब वो विवाहित हो जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे पत्नी, उनके ससुराल वाले जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम एक छात्र आंदोलन के रूप में थे तो हमारा फोकस छात्र था, हम सिर्फ छात्रों पर ही हम केंद्र बिंदु के तौर पे रहते थे। लेकिन अब हम लोग मजदूर पे बात करने लगे हैं और प्रत्येक 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है जहां हमें 2 दिन 3 दिन धरने पर बैठना पड़ता है। अभी देखिए FCI में धरना चल रहा है, अभी आप देखिए आपका इलेक्ट्रो स्टील में धरना चल रहा है, बहुत सारे कोलियरी में धरना चल रहा है। तो वो क्या है? मजदूरों के मसले हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दायरा बढ़ा तो बहुत सारे और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़े। तो जब मुद्दे बहुत सारे जुड़े तो जाहिर सी बात जो मेरा पहला मुद्दा था उसी का ना समय यहाँ गया, तो वो चीजें हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुद्दे के साथ भी हम लोग हैं। अच्छा, अभी JSSC सीजल का डेट पोस्टपोन हुआ है और एक धांधली का आप सुने भी होंगे, धांधली का जो पूरा मैटर उठा था, आप उस बारे में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर वो लोग बैठे थे कि एक मैसेज आपके जरिए जरूर आएगा, आप अभी क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है, आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी करें और जहाँ जो परिणाम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने। इससे आपका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4-4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप को फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ, आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन? हारी हुई टीम का कैप्टन। तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है काम हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खासकर चूंकि कंपनी का मुद्दा बार बार आता है तो वहां पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व है और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूंकि अब BDO CO की बात अगर करते हैं तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे।
और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठा कर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटे। तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है। और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की जो रणनीतियां हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक जिले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। केस हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, पर अब आप उस तरह उनके साथ नहीं रहते हैं। मतलब आप पीछे से बैक सपोर्ट भले आप रहते होंगे, पर आप साथ नहीं रहते। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रहे जैसे पहले रहते थे, पर स्टूडेंट्स की नजर में अब आप थोड़ा सा निराश उनको करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे ही आंदोलन किए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये हमें उम्मीद नहीं थी भावना जी कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, हमें, और सॉरी भाव्या जी, माफी चाहेंगे, हमें ये कभी आभास नहीं था कि हम कभी हजारीबाग से भाव्या जी आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। हम एक साधारण सा छात्र थे। हमने उम्मीद किया था कि धनबाद बोकारो तक ये आंदोलन सीमित रहेगा। मुख्य एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ, भाषा का विषय विवाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पहचान बनी, हमारे जो स्टैंड हुए और हमारे सबसे बात जो हमारी निर्भीक क्षमता जो दिखी पब्लिक के सामने, धीरे धीरे हमारा कंपनी में एंट्री हुआ, धीरे धीरे विस्थापित मुद्दों में एंट्री हुआ। तो उससे क्या था कि छात्र आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दे जिससे झारखंड आज शोषित है वो हमारे साथ जुड़ते गए और जुड़ते गए। बाकायदा उन पर भी मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, रिजल्ट भी मैंने दिया। आज लगभग 30 की संख्या में मैंने मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम किया, जो एक विधायक सांसद अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। तो ये चीजें कहाँ से हुई? ना हिम्मत के कारण हुई। और हिम्मत कहाँ से मिली? ना पब्लिक साथ में आई। पब्लिक साथ में क्यों आई? ना हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारी विचारधारा में कोई दाग नहीं था, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आई। लगभग मैंने 500-600 की संख्या में बहुत सारे लोगों को नियोजन में लगाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। अब अगर आप पूरी तरह से कहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम संवैधानिक पद पर नहीं है और हर काम को आप बोलेगा कि हैंडल कर दें सिचुएशन में। देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है जनता ही एक्सपेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हमने भी ये चीज सुना था कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हाल ही फिलहाल रांची में काफी देर तक चर्चा परिचर्चा हुई रांची के छात्रावास में। हम जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हॉस्टल जरूर जाते हैं, वहाँ के छात्रों से वार्तालाप करते हैं। हाँ, ये और है कि समय अब सबको देना पड़ता है। जैसे एक दायरा होता है, जब एक लड़का जब बैचलर होता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब वो विवाहित हो जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे पत्नी, उनके ससुराल वाले जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम एक छात्र आंदोलन के रूप में थे तो हमारा फोकस छात्र था, हम सिर्फ छात्रों पर ही हम केंद्र बिंदु के तौर पे रहते थे। लेकिन अब हम लोग मजदूर पे बात करने लगे और प्रत्येक 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है जहां हमें 2 दिन 3 दिन धरने पर बैठना पड़ता है। अभी देखिए FCI में धरना चल रहा है, अभी आप देखिए आपका इलेक्ट्रो स्टील में धरना चल रहा है, बहुत सारी कोलियरी में धरना चल रहा है। तो वो क्या है? मजदूरों के मसले हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दायरा बढ़ा तो बहुत सारे और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़े। तो जब मुद्दे बहुत सारे जुड़े तो जाहिर सी बात जो मेरा पहला मुद्दा था उसी का ना समय यहाँ गया, तो वो चीजें हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुद्दे के साथ भी हम लोग हैं। अच्छा, अभी JSSC सीजल का डेट पोस्टपोन हुआ है और एक धांधली का आप सुने भी होंगे, धांधली का जो पूरा मैटर उठा था, आप उस बारे में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर वो लोग बैठे थे कि एक मैसेज आपके जरिए जरूर आएगा, आप अभी क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है।
आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी करें और जहाँ जो परिणाम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने। इससे आपका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4-4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ, आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन, हारी हुई टीम का कैप्टन। तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए।